IVM। रचना है अगर दक्षिण अफ्रीका में इतिहास, तो भारतीय तेज गेंदबाजों को करना होगा बड़ा इम्तिहान पास। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा, मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर और अभी के कमेंटेटर निखिल चोपड़ा हैं और आज इनसे हम चर्चा भारतीय तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन के बारे में करेंगे। एनरिक नॉर्के पूरी टेस्ट सीरीज के लिए बाहर हो गए हैं दक्षिण अफ्रीका के लिए। ये एक बड़ी खबर है भारतीय बल्लेबाजी के लिहाज से, इस पे बातचीत करेंगे। और चेतेश्वर पुजारा ने जो बड़ा स्टेटमेंट दिया कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने इससे पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। हालांकि वो सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन 2-1 से भारतीय टीम आगे चल रही है। इसके अलावा अब बारी दक्षिण अफ्रीका की है। भारतीय तेज गेंदबाज कितने तैयार हैं, इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और साथ ही आर अश्विन ने जो रवि शास्त्री पे बड़ा एलिगेशन लगाया, उस पे भी आज थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। क्योंकि जब आप एक करंट प्लेयर किसी पूर्व कोच पे एलिगेशन लगाता है, तो वो सीधा एलिगेशन दरअसल टीम मैनेजमेंट पे होता है। अब इसका कितना असर ड्रेसिंग रूम पे पड़ेगा, इस पर भी निखिल भाई से चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पॉजिटिव खबर से करते हैं, और ये पॉजिटिविटी दी है चेतेश्वर पुजारा ने। निखिल भाई, बड़ा स्टेटमेंट है। और एक भारतीय बल्लेबाज अगर गेंदबाजों के बारे में बात करे कि गेंदबाज मैच जिताएंगे और हमारे तेज गेंदबाज वर्ल्ड में किसी भी देश में जाकर टेस्ट सीरीज जिताने का मादा रखते हैं, तो ये अपने आप में ये दर्शाता है कि पिछले 3 सालों में भारतीय तेज गेंदबाजों ने क्या कुछ अचीव किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है राजीव भाई। जिस तरीके से भारतीय तेज गेंदबाज बुमराह है, मोहम्मद शमी है और अब मोहम्मद सिराज, उससे पहले ईशांत, उमेश, सभी गेंदबाज देखिए लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटा पे गेंदबाजी करते हैं। और मजे की बात यह है कि जब आप अलग अलग कंडीशंस में खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेले, वहां पे लेंथ अलग है बतौर गेंदबाज की, अलग गेंद के साथ आप गेंदबाजी करते हैं। वहां कुकुबरा रहती है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड खेलते हैं वहां ड्यूक्स का गेंद रहता है, वहां की लेंथ एक अलग रहती है। उसके बाद आप दक्षिण अफ्रीका जाएंगे, वहां पे गेंद कुकुबरा की होगी लेकिन उसकी लेंथ अलग रहेगी। तो शानदार प्रदर्शन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वहां पे टेस्ट सीरीज जीतने का मतलब साथ साथ में भारतीय बैट्समैन को पहले अगर बल्लेबाजी रहती है तो 350 रन तो बोर्ड पे लगाने पड़ेंगे आपको जी, यानी कि पुजारा अपनी टोपी गेंदबाजों पे पहना रहा है निखिल भाई, ऐसा लग रहा है। रन बनाए ना बनाए, गेंदबाज मैच जिता दे। नहीं, रन तो बनाने पड़ेंगे, नहीं तो जीत नहीं पाएंगे। सिर्फ बॉलर अपना काम नहीं कर सकता। सवा भाई, गुड मॉर्निंग। पहला जो सवाल आपसे लेना है वो चेतेश्वर पुजारा के बयान को लेकर है। चेतेश्वर पुजारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दक्षिण अफ्रीका में कहा कि हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया और तेज गेंदबाजों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। फिर ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हमने ऑस्ट्रेलिया में हराया और तब तेज गेंदबाजी मैच जिता रहे थे। अब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी आज यही जताई कि तेज गेंदबाज अच्छे फॉर्म में हैं और वो सीरीज जिताकर इतिहास रचवाएंगे भारतीय टीम से। अब एक बल्लेबाज का इस तरह का स्टेटमेंट कैसे आप देखते हैं कि अपने बल्लेबाजी पे बात ना करके बैटिंग डिपार्टमेंट पे कोई स्टेटमेंट ना देके सीधे उन्होंने उम्मीद जो जताई है वो अपने तेज गेंदबाजों से जताई है? पर ये तो निर्भर करता है किस तरह का सवाल भी किए जाए राजीव। यहाँ पर जो पुजारा ने बात कही है वो सत्य भी है, क्योंकि जब से भारत की पेस बॉलिंग अटैक स्ट्रांग हो गई है, तब से भारत ने बाहर में मैचेस जीतना शुरू कर दिया है, विशेष करके सेना कंट्रीज में। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, दक्षिण अफ्रीका में भी जो हमारा प्रदर्शन टेस्ट मैचेस हमने जीते हैं, हालांकि वहां पर हमने श्रृंखला जीती नहीं है अभी तक, वो इस वजह से ही हुआ है कि हमारी जो बॉलिंग है ज्यादा कंप्लीट हो गई है, हमने सारे बेसिस कवर कर लिए हैं। और इसी तरह से अब जब भी हम जाते हैं बाहर सेना कंट्रीज में खेलने के लिए, तो वहां पर ऐसा नहीं होता है कि आपको पूरे के पूरे घास वाले विकेट छोड़ दी जाती है, क्योंकि उनको पता है कि अब हमारे पास भी उस प्रकार के पेस बॉलर्स हैं जो उन कंडीशंस को भली भांति एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। देखिए, मुझे तो ये लगता है कि पुजारा ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बल्लेबाजी की थी, कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी की जरूरत होगी। क्योंकि नंबर 3 पर जहां तक मुझे खबरें आ रही हैं वो जरूर खेलेंगे, और नंबर 3 एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है किसी भी टीम के लिए, विशेष करके टूरिंग टीम के लिए। और ये हम लोगों ने हमारे यहाँ जो बाहर की टीमें आती हैं उनमें भी देखा है। इसीलिए पुजारा का जो भूमिका है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और मुझे याद आ रहा है वो टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था या फिर श्रृंखला जो हुई थी, जहां पर कितनी बार चोटें खाकर विकेट खोया नहीं था पर पुजारा ने। तो कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी की इस बार भी जरूरत होगी, न ही केवल पुजारा से पर अन्य बल्लेबाजों से भी।
वसंत नारायण का सवाल है निखिल भाई, और उनका कहना है कि क्या कोई इंडियन बैट्समैन को आप देख रहे हैं बड़ा स्कोर करते हुए दक्षिण अफ्रीका में, क्योंकि पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी 2018 में, सिर्फ एक शतक आया था जो विराट के बैट से आया था। पूरी टीम स्ट्रगल कर रही थी, और उनका ये कहना है कि बल्लेबाज किसको आप देख रहे हैं एक तो रन बनाते हुए, और अगर वो रन बनाते हैं तो फिर गेंदबाजों को पर्याप्त मौका देते हैं, जैसे कि आपने कहा कि वो अब जाएं और अपने आप को एक्सप्रेस करें। और साथ ही उनका कहना है कि प्रियंक पंचाल जो दक्षिण अफ्रीका में खेल रहे हैं, क्या मयंक अग्रवाल के साथ आप उनको पारी की शुरुआत करते देख रहे हैं? क्यों केएल राहुल का फिर कोई इंजरी हो गई है? केएल राहुल की कुछ खबर है ये क्या? क्योंकि रोहित की तो खबर आई थी, बट देखिए जिस तरीके से केएल राहुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, मयंक अग्रवाल ने अभी घर में अच्छे रन बनाए हैं, और साथ में कप्तान साहब रन बनाते हैं तो मध्यक्रम के ऊपर से और दबाव जो है कम हो जाता है। और जिस तरीके से आपने अभी बताया, एंड्रिक नोकिया पूरे सीरीज के लिए बाहर हो गए चोट के कारण, तो आपके पास पूरे अंदेशा है कि भारतीय बल्लेबाज अच्छे अंदाज से रन बनाएंगे आपके। लेकिन सवाल का जवाब कि विराट कोहली के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है, और साथ में नया बॉल ओपनर्स किस तरीके से खेलते हैं। अगर एक अच्छी साझेदारी होती है, चाहे सलामी बल्लेबाज 60-70 रन बोर्ड पे लगा देते हैं, क्योंकि जिन परिस्थितियों में राजीव मुश्किल रहता है बैटिंग करने में, तो आप फिर पुरानी ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलने को देखते हैं कि नया बॉल को पुराना कर लेते हैं सलामी बल्लेबाज, फिर मध्यक्रम के लिए रन बनाना थोड़ा सा आसान होता है, एक वो नींव मिल जाता है। लेकिन अगर आप 20 पे 2 हो जाए या 40 पे 3 हो जाए, गेंद नया रहता है, तो फिर वो और परेशान करता है मध्यक्रम के बैट्समैनों को। तो साउथ अफ्रीका में बहुत जरूरी है कि नया बॉल आप पुराना करें। सभा भाई, जो निखिल भाई ने बताया उसी को आगे बढ़ाते हुए हर्ष जैन का सवाल है, क्या आपको लगता है ह्यूज एडवांटेज है इंडिया को नोकिया का रूल आउट होना पूरी टेस्ट सीरीज से? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि नोकिया उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर है इस समय। पिछले 1 या 2 सीजन में सबसे ज्यादा विकेट्स उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लिया है। रबाडा से भी ऊपर उनका नंबर आता है इस समय, और उनका नहीं होना पूरे की पूरे श्रृंखला में ये बहुत बड़ा ब्लो है दक्षिण अफ्रीका के लिए। अब रबाडा के साथ फिर उनके पास विकल्प क्या क्या बचते हैं। डुआन ओलिवर, मुझे लगता है उनको खेलने का मौका मिलेगा। 2 साल के बाद वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वो कोलपैक जो अरेंजमेंट होता है उसके वजह से वो इंग्लैंड में खेल रहे थे। आके उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, उनको खेलने का मौका मिल जाता है। मार्को यानसन जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते थे, जो लास्ट ईयर खेले थे, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है। इंडिया ए का जो दौरा हुआ था उसमें हो सकता है कि उनको खेलने का मौका मिले। पर ये एक डिप्लीटेड बॉलिंग अटैक रहेगी दक्षिण अफ्रीका की, और इस वजह से मुझे लगता है कि इसका फायदा उठाना चाहिए भारतीय बल्लेबाजों को। और निखिल ने अच्छी बात कही कि फॉरेन टॉस पे पहली पारी में रन बनाना बहुत जरूरी है मैच में बने रहने के लिए और श्रृंखला में बने रहने के लिए। और आपको पेस सेट करनी होगी पहले टेस्ट मैच से ही। अगर आप पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में अगर आप बहुत जल्दी आउट हो गए तो फिर आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। फिर जो विपक्षी है उसके आपके सर पर आके बैठ जाता है, और वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा भारत को। हर्षैन ने एक सवाल सभा भाई आपके लिए भेजा है कि हम भारतीय जो गेंदबाज है सेना देशों में 20 विकेट जो है वो कंसिस्टेंट तौर पे लेते हैं, लेकिन सेना देशों में बल्लेबाज 300 का आंकड़ा पार नहीं कर पाते। ये एक बड़ा चैलेंज रहता है। क्या ये चैलेंजिंग सिचुएशन आप दक्षिण अफ्रीका में भी देख रहे हैं? बहुत सही बात कही है हर्ष आपने, क्योंकि यही तो परेशानी रही है इंडिया की, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो या फिर इंग्लैंड में हो, इसके पहले जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। इसीलिए बार बार इसको दोहराया जा रहा है कि भारत की बैटिंग और ज्यादा स्ट्रांग होनी पड़ेगी। हमारे पास तो बॉलिंग स्ट्रेंथ आ गई है 20 विकेट लेने के लिए, पर हमें रेगुलरली 350-400 के करीब रन बनाने होंगे, कंडीशन जैसे भी हो। और मुझे विश्वास है कि हमारे पास उस तरह के प्लेयर्स हैं जो इतना रन बना सकते हैं। आपको कम से कम 350-350 रन बनाना पड़ेगा मैच में बने रहने के लिए और कम्पीट करने के लिए। अभी देखिए एशेज में क्या हो रहा है, इंग्लैंड की टीम गई है, वहां 200-250 से ऊपर रन नहीं बन रहे हैं, और रन नहीं बन रहे हैं तो 2-0 से आप पीछे हो गए हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि एक फॉरेन टीम के लिए जब आप सेना देशों में जाएं खेलने के लिए, आपको रन बनाने होंगे और 350-350 कम से कम आपको लगाने होंगे बोर्ड पर, तभी आप फाइट कर सकते हैं, तभी आप टेस्ट मैच जीत सकते हैं। निखिल भाई, इस सवाल एक आपके लिए भी है कि पृथ्वी का ये सवाल है कि वो देखना चाहते हैं भारतीय टीम सीरीज में पहला मैच जीत के साथ स्टार्ट करे, क्योंकि ज्यादातर मैचेस में हम ओवर एग्रेसिव होते हैं पहले टेस्ट मैच में, और पहला टेस्ट मैच हारते ही फिर इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि सीरीज कैसे बचाई जाए। जी, हम सब यही चाहते हैं। आप विदेशी दौरे पे जब जाते हैं तो पहला टेस्ट मैच जब जीत जाते हैं तो
होम टीम के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है, तो बहुत जरूरी है कि आप अपनी रणनीति जो बनाते हैं, योजना जो बनाते हैं, उसको अमल करने को देखें। और पहला टेस्ट मैच जीत जाते हैं तो फिर आप फिर आगे रहते हैं। फिर जो होम टीम का जो एक एडवांटेज है, आप उसको नकार देते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है होम टीम के ऊपर भी, वो दबाव रहता है कि, और वो सिर्फ कैचअप करने को देख रहे होते हैं। तो पहला टेस्ट मैच जीत जाएंगे तो आप उस सीरीज का एक वो टेम्पो सेट करते हैं। कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप वो पहला टेस्ट मैच जीत जाए। बिल्कुल संभव है। वापस अगर हम 23 गेंदबाजों के प्रदर्शन पे आए, क्योंकि हम रफ्तार की रंगबाजी पे बातचीत कर रहे हैं, एज अ विकेट कीपर आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया है पिछले 3 सालों में? एक तो लेंथ एडजस्टमेंट भारतीय गेंदबाजों ने शायद ज्यादा बेहतर तरीके से किया, और दक्षिण अफ्रीका में क्या चैलेंज होता है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चलिए बाउंस है, तब आप लेंथ एडजस्ट कर लेते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में बॉल स्विंग करता है तो आप आगे डालते हैं। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी जगह जहां पे बॉल स्विंग भी करता है और अच्छा बाउंस भी मिलता है। क्या सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन तेज गेंदबाजों के लिए दक्षिण अफ्रीका में होती है? मुझे मेरा तो ये मानना है राजीव के सबसे बड़ा चैलेंज जब भी आप सेना कंट्रीज में जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, लेंथ ढूंढना। देखिए यहाँ से ये कहना बड़ा आसान है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉल थोड़ी छोटी रखनी होती है क्योंकि बाउंस ज्यादा मिल जाता है। इंग्लैंड में आपको ऊपर रखना है, वहां पर थोड़ा आपको स्विंग मिलती है। पर ऊपर कहाँ पे रखना है, ऊपर कहाँ किस कौन से मीटर पे डालना है आपको, और वो प्रिसाइज लेंथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं, वहां पर अगर आपकी लेंथ प्रिसाइज नहीं हुई तो फिर जो बल्लेबाज है वो उसको आसानी हो जाती है शॉट्स खेलने में। तो यहाँ पर वो चंद मीटर्स की भी बात होती है। तो सही लेंथ ढूंढना बहुत जरूरी है, और सही लेंथ का मतलब यही है कि वो जो प्रिसाइज लेंथ जो होनी चाहिए, जहां पर ज्यादा के ज्यादा गेंदों का जो गुच्छा है वहीं पर पड़ना चाहिए, वो लेंथ ढूंढना जो है बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। और इसीलिए आपको ऐसे बॉलिंग कोच की जरूरत होती है जो बहुत जल्दी बॉलर्स के साथ बैठकर ये डिसाइड करे कि इस वेन्यू पे, इस विकेट पे कौन सी लेंथ उचित होगी। और ये दक्षिण अफ्रीका में भी अब तीनों टेस्ट मैचेस जो होने वाले हैं अलग अलग वेन्यू पे होंगे, तो वहां पे अलग अलग विकेट्स पे अलग अलग लेंथ चुनना होगा पेस बॉलर्स को। तो ये काम होता है बॉलिंग कोच और पेस बॉलर्स का डिसाइड करना कि कौन सा सही लेंथ है। क्या फीता होता निकाल लेना चाहिए निखिल भाई पारस मामरे को? भारतीय अरुण ने बड़े फीते निकाले और सही जगह बताई है। नाप तोल के करेंगे गेंदबाजी, लेकिन जरूरी रहता है आप, और फर्क ये भी रहता है कि आप इंग्लैंड में ड्यूक्स का गेंद जब इस्तेमाल करते हैं तो स्विंग ज्यादा करता है, और कुकुबरा का गेंद रहेगा साउथ अफ्रीका में, वो शुरुआत में स्विंग करेगा लेकिन उसके बाद ज्यादा बॉल मूव करता नहीं है। तो उसके हिसाब से आपको गेंदबाजी करनी रहेगी। बहुत जरूरी रहता है कि आप किस तरीके से, किस लेंथ पे, जो सवा भाई ने कहा। मेरे लिए एक सबसे बढ़िया तरीका जो रहता था राजीव भाई, हम लोग फीते की बात कर रहे हैं, जब एक बैट्समैन सामने खेलने को देख रहा हो फ्रंट फुट पे, आपको उसकी स्ट्राइड का पता चल जाता है। गेंद पिच होने के बाद लगभग घुटने की हाइट पे उसके पास पहुंचनी चाहिए या उसको पास कर रही होती है, तो वही गेंद जाके फिर वो ऑफ स्टंप के ऊपर लगने को देखती है। वो एक बहुत बढ़िया अंदेशा रहता है। नहीं तो हर एक गेंदबाज के लिए, चाहे स्पिनर और तेज गेंदबाज, कोशिश उसकी यही रहती है टॉप ऑफ स्टंप जो गया है गेंद लगे। और उसका आगे एक और तरीका है चेक करने का कि बैट्समैन को सामने खिलाए और लगभग घुटने की हाइट पे गेंद फिनिश हो रही हो या थोड़ी सी ऊपर, क्योंकि उससे ज्यादा उछाल रहती है तो हल्की सी शॉर्ट पिच रहती है, और अगर घुटने के नीचे रहती है तो वो ड्राइविंग लेंथ हो जाता है लगभग शिन की हाइट का। तो वो एक अंदेशा रहता है कि आप मैच में अपनी लेंथ में सुधार कर सकते हैं, आगे हो या पीछे हो। तो वो एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल रहता है। सब भाई बड़ा जो राजीव, जो निखिल बात कर रहे हैं, अब उसमें दो पहलू है। एक तो बाहर के कंडीशंस में पेस बॉलर को ये डिसाइड करना होता है कि नई बॉल से कौन सी लेंथ डालनी है, और जो बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए तब मुझे कौन सी लेंथ डालनी है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम लोग बात करते आते हैं टॉप ऑफ स्टंप। अब जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है, अब पेस बॉलर्स का ध्यान ये रहता है कि हमें ऐसी लेंथ डालनी है जहां पर मैं बल्लेबाज को मजबूर करूं खेलने के लिए, ताकि बैटर का बाहरी किनारा लगे। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज हो रही है, यहाँ पर आपने देखा होगा ब्रिस्बेन और एडिलेड में भी, कि लेंथ से जो बैटर है वो छोड़ देता है। तो उस तरह की लेंथ पर बॉलिंग करने का कोई फायदा है नहीं। इसीलिए आपको ऐसी लेंथ डालनी है जहां पर आप हर बॉल मजबूर कर रहे हैं बैटर को खेलने के लिए, चाहे वो लेंथ छोटी हो, पर अगर आप मजबूर कर रहे हैं बल्लेबाज को खेलने के लिए तो तब भी वही उचित लेंथ है।
तो अब ये ध्यान देना होता है कि आपको ऐसे लेंथ पे बॉल डालनी है जहां पर ज्यादा चांसेस हो बल्लेबाज के आउटर एज लगने का। जी, तो ये और इसीलिए ये बारीकियां हैं जिस पर बॉलिंग कोच और पेस बॉलर को ध्यान देना होता है। और हर्षजैन ने इसीलिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट बताया है सभा भाई, क्योंकि आप एशियंस में कमेंट्री कर रहे हो और आप लेंथ की बात कर रहे हैं। भारतीय गेंदबाजों ने लेंथ किस तरह से एडजस्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया पिछले जो 26 टेस्ट मैच खेला अपनी सरजमी पे, 4 टेस्ट मैच हारा है और चारों भारत ने हराया उनको। ये साफ दर्शाता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी हो, ईशांत हो या उमेश ने या सिराज ने किस तरह की गेंदबाजी की है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर। देखिए राजीव, ऑस्ट्रेलिया में जो भारत ने पिछले श्रृंखला में जो जिस तरह से भारत ने हराया था ऑस्ट्रेलिया को, इस वजह से रहा था कि वहां तो लेंथ तो सही थी, पर हम लोगों ने लाइन बहुत अच्छी पकड़ के बॉलिंग की वहां पर। हमने पहले से होमवर्क किया था कि स्टीव स्मिथ, लाबुशैन, डेविड वार्नर को कौन सी लाइन पकड़नी है। लाइन वहां पर आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक तरह से मिडिल और लेग स्टंप की लाइन से बॉलिंग की थी वहां पर। लाबुशैन और स्टीव स्मिथ को, उनको जो दो मेन रन गेटर्स है, उनको वहीं पर हम लोगों ने फांस लिया था। ऑन साइड की फील्ड हम लोगों ने सजाई थी। एक शॉर्ट मिड विकेट था कैचर, एक शॉर्ट मिड ऑन रखा था, एक हम लोगों ने स्क्वायर लेग रखा था और एक खिलाड़ी पीछे रखा था, और हम उसी दिशा में बॉल डाल रहे थे। तो हम लोगों ने मजबूर किया इन ऐसे बल्लेबाजों को, उनके जो मेन जो एरियाज है वो ऑस्टम के बाहर बहुत ज्यादा खुलकर खेलते हैं, लाबुशैन और स्टीव स्मिथ, वहां पर हमने बॉल डाली ही नहीं। हमने अंदर उनको बॉडी में बॉल डाली, जिसकी वजह से उनके शॉट मेकिंग को रेस्ट्रिक्ट किया और उसी का लाभ मिला भारतीय बॉलर्स को। तो बाहर की कंडीशन में लेंथ तो आपको पकड़ना जरूरी है, पर आप कौन से लाइन पे बॉल डाल रहे हैं इसका भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। निखिल भाई, क्योंकि 2018 दौरे पर भारतीय तेज गेंदबाजों ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में इम्पैक्ट डाला था, जो अब 3 साल तक चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका वो दौरा था, उस दौरे पे सिराज नहीं थे, अब सिराज दक्षिण अफ्रीका पहुंच रहे हैं। क्या पहले टॉप 3 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और सिराज है आपके लिए इस समय? और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उमेश यादव को भी उतने मौके शायद नहीं दिए जाते जब वो विदेश में जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन इस समय जिस तरीके से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं, जी हाँ, मैं उनको पहले टेस्ट मैच में खिलाऊंगा। वो उनकी गेंद में वो इंटेंसिटी, वो भारीपन नजर आता है, वो बैट पे गेंद आके जोर से लगती है। वो इस समय अपने करियर के टॉप पे गेंदबाजी कर रहे हैं, तो ये 3 फास्ट बॉलर्स मेरे लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे। और क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी भी थोड़ी वीक लग रही है सब भाई, मैं अभी बैटिंग लाइनअप देख रहा था, क्विंटन डिकॉक नहीं है, 2018 से आप तुलना करें तो फिर फाड़ डुप्लेसिस नहीं है, एबी डिविलियर्स नहीं है। ये शायद भारतीय तेज गेंदबाजों के लिए बड़ा मौका है कि जो काम उन्होंने वांडरर्स में किया था, जब हम 2-1 से सीरीज भले हारे लेकिन आखिरी टेस्ट मैच हम जीते, वहां से बड़ा लेसन ले सकते हैं भारतीय, और वही लगभग बॉलिंग अटैक अगर हम सिराज को छोड़ दें तो। हाँ, लेना चाहिए राजीव, क्योंकि ये एक मुझे लगता है एक यंग और इमर्जिंग दक्षिण अफ्रीका की टीम है। उनका जो कप्तान है डीन एल्गर, उनको बहुत ज्यादा अनुभव है, वो एक ग्रिटी प्लेयर है, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं वो। उसके अलावा अगर हम देखें तो वैन डुसन है, जो शानदार बल्लेबाजी की है, वो भी एक उभरते हुए सितारे हैं। उनके पास एडन मार्करम है, जिनको ऐसा माना जाता है कि आने वाले समय में वही कप्तानी करेंगे। तो ये ज्यादातर जो पूरी की पूरी टीम है वही 3-4 प्लेयर्स के ऊपर ही के इर्द गिर्द घूम रही है। तो अगर हम उनके मेन बैटर्स को हम जल्दी आउट कर देंगे तो फिर मुझे लगता है कि दक्षिण अफ्रीका की परेशानियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जिस तरह की हमारी बॉलिंग अटैक है, मुझे लगता है कि कुछ ऐसी ही तस्वीर बनेगी यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में। तो चलिए इसी नोट पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बात आर अश्विन और रवि शास्त्री विवाद की करेंगे और इसका कितना असर ड्रेसिंग रूम पे पड़ेगा, क्योंकि अश्विन अभी टीम में है और विराट कोहली उस मैनेजमेंट का हिस्सा थे जिस पर अश्विन ने बड़ा आरोप लगाया है। इस पर आगे बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। If you love cricket, listen up. The Edges and Sledges Cricket Podcast is here for you. Hosted by DJ, Varun and me, Ashwin, we bring a fun, fresh fan's point of view to talking all things cricket. Sometimes it's just the three of us, sometimes we have guests, including current and former international cricketers. For new episodes every week, check out the Edges and Sledges Cricket Podcast on the IVM app, website, or wherever you get your podcasts. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सभा भाई और निखिल भाई के साथ। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। सीधा सवाल निखिल भाई आपसे ही ले लेता हूं, क्योंकि काफी व्यूवर्स का सवाल आया है। जो कुछ इंटरव्यू एक स्पोर्ट्स वेबसाइट को दिया अश्विन ने, हरजैन का सीधा सवाल है कि इट्स डिसग्रेसफुल कि भारत के सबसे लीडिंग स्पिनर के साथ इस तरह का हैरेसमेंट विराट और रवि शास्त्री की मैनेजमेंट ने किया। पर हैरेसमेंट रही क्या, जो मैंने भी वो पढ़ा था, उन्होंने यही कहा था कि कुलदीप यादव ओवरसीज के बेस्ट स्पिनर हैं,
तो कई बारी एक कोच जो मुझे लगता है वो नजरिया रहता है कि उसको कॉन्फिडेंस देने का रहता है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी ये भी रहता है कि आपके पास जो बाकी टीम में खिलाड़ी हैं आप उनको डिसरिस्पेक्ट ना कीजिए। आप उस चीज को बतौर एक कोच जो आप गुरु माने जाते हैं, आप अपने बाकी स्पिनर्स को वो बात क्लियर कर दें कि मैंने ये बात इसको बाहर इसलिए कही थी क्योंकि मुझे इस खिलाड़ी का यूज करना है और इसको इस समय कॉन्फिडेंस की जरूरत है और हमारे को टीम बाहर आए हैं, हमको मुकाबले जीतने हैं, वो ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ था और उन्होंने जेन्युइनली कहा था, तब रविचंद्रन अश्विन के हो या चाहे कोई भी हो, वो जरूर निराश होंगे क्योंकि आप भी उस टीम का एक हिस्सा है। और यही तो सबसे जरूरी रहती है कि आप 14-15 खिलाड़ियों को किस तरीके से एकजुट होके एक तरीके से लेके चले। आप अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते अलग अलग खिलाड़ी के साथ। सभा भाई, हर्षैन का एक और सवाल है। उनका कहना है कि उनको लगता है कि विराट को सेना देशों में फिर विराट नहीं खिलाएंगे जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड विराट का रहा है, और इंस्टेड अश्विन वो बिहारी को खिला सकते हैं एज ऑलराउंडर क्योंकि ऑस्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। होना तो नहीं चाहिए ऐसा राजीव, क्योंकि अब आर अश्विन आपके फ्रंट लाइन स्पिनर है। मुझे लगता है जो बॉलिंग अटैक मैं देख रहा हूँ वहां पर वो 3 पेस बॉलर जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस समय, उसके साथ साथ शार्दुल ठाकुर और फिर आर अश्विन, कुछ यही बॉलिंग अटैक। शार्दुल टीम में नहीं है सभा भाई? अच्छा, वो टीम में नहीं है। हाँ, शार्दुल नहीं टीम में, तो फिर मुझे लगता है कि आर अश्विन का तो खेलना बनता है, क्योंकि फिर आपके पास अटैक जो है आपकी बहुत ज्यादा डिप्लीटेड हो जाएगी। और नहीं, ये श्रृंखला में तो मुझे लगता है जरूर खेलेंगे आर अश्विन। ये ऐसा तो नहीं अश्विन भूमिका बना रहे हैं निखिल भाई पूरा खेलने के लिए इंटरव्यू देना? और अगर आप न्यूजीलैंड दौरा याद करें, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब वो मैन ऑफ द सीरीज चुने गए, उनसे पूछा गया कि आप आगे अब सीजन कैसा देख रहे हैं, तो कह रहे पहला लक्ष्य मेरा ये है कि मैं टीम में प्लेइंग 11 में आ जाऊं, देन मैं सीरीज जीतने की बात करूं। तो ये 2 चीजें अगर आप जोड़ें कि एक तो पहले प्लेइंग 11 में आ जाए और देन सीरीज के बारे में, और अब ये इंटरव्यू देना उस समय इसलिए बोला था क्योंकि उनको अभी पूरी तरीके से पता नहीं था कि रविंद्र जडेजा नहीं होंगे। उनको लग रहा था कि रविंद्र जडेजा टीम में होंगे तो शायद उनको खेलने का मौका मिलेगा। बट आपके नंबर 1 स्पिनर कौन है निखिल भाई? वो तो अश्विन है, फिर जडेजा से कोई कंपटीशन ही नहीं है आपका। नहीं राजीव भाई, रविंद्र जडेजा को इसलिए खिलाया जा रहा था खास तौर से विदेश में उनकी बैटिंग स्किल को लेके कि जब आप 5 गेंदबाज खिलाने को देख रहे हैं तो आपके पास एक और विकल्प होना चाहिए जो कंसिस्टेंटली रन बना रहा हो, इसलिए रविंद्र जडेजा को खिलाया जाता है। और बहुत जरूरी है, जो मैं दर्शकों को एकदम क्लियर करना चाहूंगा कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ओवर रेट बहुत जरूरी है। तो रविचंद्रन अश्विन को घबराने की जरूरत नहीं, सारे टेस्ट मैच खेलेंगे क्योंकि आपको वो ओवर रेट मेंटेन करना जरूरी है। क्वालिटी की वजह से नहीं खेलेंगे, आप ये कह रहे हैं ओवर रेट सुधारना अश्विन खेलेंगे। अरे वो 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर है भैया, उसकी कला जो है उसको पहले से ही खेलना चाहिए। नहीं निखिल, आपने बात कह दी है अब ये सब ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, ये ब्रेकिंग न्यूज हो गया है। नहीं तो अब तो डबल धमाका। चलिए, ओवर रेट के लिए आपको एक स्पिनर तो खिलाना जरूरी है ही। तो ये मजबूरी में आप खिलवाते हैं अश्विन को। वैसे 2 अंक कम हो गए। मतलब विराट को बैक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं अश्विन को मजबूरी में खिलाना पड़ेगा विराट को। ओवर रेट की भरपाई के लिए आर अश्विन को खिलाया जा रही है, निखिल चोपड़ा का स्टेटमेंट। राजीव भाई, रफ्तार रंगबाजी के साथ साथ एक बढ़िया सी हेडलाइन भी तो दो ब्रेकिंग न्यूज वाली। बताओ, निखिल चोपड़ा का बयान है, ऑफ स्पिनर के लिए बयान। वो सिर्फ ओवर रेट की भरपाई के लिए खेलता है। ये लेकिन सभा भाई, ये इस तरह के इंटरव्यूज कितना हर्ट करते होंगे जब आप पुरानी टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है। विराट को पता है उन्होंने नहीं खिलाया, इंग्लैंड में बिल्कुल नहीं खिलाया उन्होंने अश्विन को। अब सडनली एक इंटरव्यू आता है जहां पे फिर सीधा निशाना अश्विन जो है टीम मैनेजमेंट को बना देते हैं। हालांकि उन्होंने रवि शास्त्री का जिक्र किया, कप्तान का नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली तो वो टीम मैनेजमेंट को ही निशाने पे ले रहे हैं। राजीव, मुझे लगता है कि बहुत कठिन है ये यहाँ से, क्योंकि इस तरह की बातें जब सामने आ जाती हैं तो फिर बहुत कठिन हो जाता है सही एनवायरनमेंट बना के रखना, और वो आपको चाहिए होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करने के लिए। इसीलिए मुझे लग रहा है कि राहुल द्रविड़ का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहुल तो लग रहा है सभा भाई, राहुल भाई जाके पैर न छू रहे हो अश्विन के, विराट के, भैया बस करो, क्रिकेट खेल लेने दो। ये सब हर दूसरे दिन कंट्रोवर्सी, हम क्रिकेट खेलने आए हैं।
इसीलिए मुझे लग रहा है कि राहुल के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि जो पुरानी बातें हो गई हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स उतने खुश नहीं हैं, जिस तरह से आर अश्विन ने बयान दिया है, इन सब चीजों को से ऊपर निकल कर आपको टीम का एनवायरनमेंट बनाना होगा। अब क्या आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपको कुछ रूल्स लाने होंगे? क्या आपको कोई और सिस्टम अपनाना होगा? ये सारी बातों पर ध्यान देना होगा राहुल द्रविड़ को, ताकि वो चाहते नहीं है कि ये जो पीछे जो हो चुका है उसका असर आज पे पड़े या फिर आने वाले कल पर पड़े। निखिल भाई, पृथ्वी जी का सजेशन है कि निखिल भाई ट्वीट करते हैं जो आपने बोला है। अरे ट्वीट छोड़ो पृथ्वी भाई, मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ और सवा भाई से सवाल पूछ रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज कमिंग। सवा भाई, जिस तरीके से जो सीनियर प्लेयर चल रहे हैं, कप्तान साहब अपने आप को एक कोने में तो महसूस नहीं करेंगे? हाँ, ये भी एक चक्कर है, बिल्कुल। इसीलिए मुझे लग रहा है निखिल के यहाँ पर हेड कोच का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि कप्तान को ऐसा लगे कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है खिलाड़ियों से या फिर कोई और सोर्स से। खिलाड़ी को ये नहीं लगना चाहिए कि कहीं मेरे ऊपर बैकलैश ना आ जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान देना होगा राहुल द्रविड़ और कोचिंग स्टाफ को, ताकि बहुत जरूरी है कि वो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो ट्रस्ट होना चाहिए खिलाड़ियों के बीच में, ताकि आप मैदान में जब जाएं तो आपको उस प्रकार का खेल आप मैदान में दिखाएं, तभी तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए। बिल्कुल। और माहौल थोड़ा सा अभी सुधर ही रहा था कि अश्विन के बयान ने फिर से मामले को गर्म कर दिया है। इस मुद्दे पे आगे बातचीत और जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं। Eventually, you'll see the end of your childhood. Get accustomed to womanhood. Enjoy the experience of sisterhood. Might get to wifehood. Or not. Choose motherhood. Or not. You'll learn to define your personhood. Earn a livelihood. Change the neighborhood. And get rid of the falsehood that life post-academia is easy. So join me, Ritasha. And me, Ayushi. On a journey from station starting point. To station, what now? Next station, Pudin Station. And hopefully, agla station, adulthood. Fresh episodes out every Thursday. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है सभा भाई और निखिल भाई के साथ। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं खेल नीति। निखिल भाई, जब हम लोग मैच कवर करने जाते थे, जब सचिन, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण वगैरह का एरा था, तो गैग लगता था मीडिया पे, यानी कि आप बिल्कुल सीरीज के दौरान और सीरीज के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद बात नहीं कर सकते। क्या कुछ इस तरह का सिस्टम अब आपको लाना पड़ेगा कि इस तरह की खबरें कम से कम सीरीज के बीच में ना आए, क्योंकि सीधा इफेक्ट इसका ड्रेसिंग रूम पे और आपके पर्सनल रिलेशन पे पड़ता है, फिर उसका असर आपको मैदान पे नजर आएगा? राजीव भाई, जहां तक मेरा ख्याल है, एक बारी जब टीम इकट्ठा हो जाती है सीरीज से पहले, तब आप शायद मीडिया इंटरेक्शन अगर करनी हो तो बीसीसीआई से आपको परमिशन लेनी होती है। और मेरे ख्याल में सभा भाई तो बीसीसीआई के अधिकारी रह चुके हैं, तो वो इसके ऊपर बेहतर बता पाएंगे। जो मेरे को जितनी जानकारी है सभा भाई, कि आप जब टीम के साथ जुड़ जाते हैं ट्रैवल के लिए, उसके बाद आप मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए आपको परमिशन ने कर दिया मीडिया के साथ इंटरेक्शन। पर ये पुराना इंटरव्यू है राजीव, ये दक्षिण अफ्रीका दौरे के पहले की बात है। हाँ, तो अभी अब दौरा कहाँ शुरू हुआ? सब भाई 26 से शुरू होगा दौरा। तो ये भी एक टैक्टिक्स होती है। मैंने भी कई बार इंटरव्यू किया है इसी दौरे से पहले। नहीं, उसमें खिलाड़ी और उसको लाइब्रेरी में डाल दिया और फिर चलाया। नहीं, खिलाड़ी एक सजेशन देता है उसमें कि भाई मैं जब चला जाऊंगा ना टूर पे, तब चलाना, ताकि मैं बोल सकूं कि पहले का इंटरव्यू है। ये राजीव भाई ने सलाह दी थी। ये एक और ब्रेकिंग न्यूज है। ये राजीव भाई ने की सलाह। लेकिन सभा भाई, होना चाहिए, आपको लग रहा है? पहले था, आप जब आए थोड़ा सा आपने कोशिश की थी कि मीडिया और खिलाड़ियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ठीक हो जाए, लेकिन ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं जब था तब इंडियन टीम जो है वो मेरे प्रोफाइल में नहीं आती थी। हमारा काम इंडिया अंडर-19 इंडिया ए और विमेन टीम के साथ था। तो विमेन नेशनल टीम के समय भी मैंने नोटिस ये किया कि जो प्लेयर्स हैं वो अपने हिसाब से मीडिया से बात करते हैं और मीडिया को जाकर अपना बयान दे देते हैं। तो उस पर हम लोगों ने कई सारे नियम लगाए थे कि मीडिया से बात करने के पहले आपको हेड कोच या फिर बीसीसीआई से परमिशन लेनी होगी, तभी आप बात कर सकते हैं। कौन से मीडिया से आपको बात करनी है, वो जो मीडिया मैनेजर रहता है वो वेरीफाई करता है, उसके बाद ही हमें इजाजत देते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू आया है उसको भी पहले वेरीफाई किया जाता है,
और उसके बाद ही वो इजाजत दी जाती थी। तो इस तरह के कई सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो हम लोगों ने लगाए थे, और उसके बाद सुविधा हो गई थी। उसके बाद खिलाड़ियों को भी ये लगने लगा था कि वो एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर हैं, वो एक ब्रांड एम्बेसडर्स हैं इंडियन टीम के लिए, और उनको एक दायरे में रहकर ही बातें करनी है मीडिया से। तो मीडिया गैग नहीं हुआ था, पर आप किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या क्या बातें आपको करनी चाहिए, इस पर जरूर थोड़ा बहुत ध्यान देना शुरू हो गया था। और उसके बाद मुझे लगता है कि इस तरह की परेशानी कम से कम विमेन नेशनल टीम में खिलाड़ियों की तरफ से देखने को मिली नहीं थी। तो यहाँ पर अब जो किस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है, इस पर ज्यादा कुछ जानकारी है नहीं मुझे, राजीव। लेकिन निखिल भाई, मेरे लिए बड़ा कंसर्न का विषय है कि जब तक रवि शास्त्री टीम के साथ थे और विराट के साथ काम कर रहे थे, कोई बयान नहीं आता है। सडनली जब आप टीम का साथ छोड़ते हैं, और ये तो वैसे ही हो गया कि रिटायरमेंट के बाद आप किताब लिखने आ जाएं और कई लोगों को लपेट दें उस किताब में, तो मुझे लग रहा है अगर आप सही मायनों में कोई सही बात रखना चाहते हैं तो उसके कोच रहते हुए रखिए ना, फिर आप तब असली पिक्चर सामने आएगी। राजीव भाई, कोई नहीं बोलता, मतलब यही कंसर्न है। कोई नहीं, कौन मतलब आप बताइए, अपने करियर गलत हो रहा है, अपने करियर के साथ कौन हेड ऑन किसी को लेना चाहेगा। आप ये देखिए, खिलाड़ी मतलब कहाँ आपने कब सुना है आप, ये बहुत कम, क्या मैं तो समझता हूँ, मेरे को कोई याद ही नहीं ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो। हाँ, सिर्फ हुआ था ना, सिद्धू पाजी आ गए थे इंग्लैंड से, सिद्धू पाजी आ गए थे कप्तान साहब से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ अंत में? देखिए, खिलाड़ी सिर्फ देखता है खेलने को, कि उसको मौका मिलना चाहिए, और जितना वो एक तरीके से मैच्योरिटी आती है, सीनियर होता है, उसको भी समझ में आता है कि भैया एक करियर स्पैन इतना ही लंबा होता है, जितने मैचेस आप खेलेंगे और आपको खेलने में उसी मजा आता है, तो वो चुपचाप सिर्फ खेलने को देख रहा होता है। ये सब अधिकारियों का काम है, ये सभा भाई ने किया ये सब। पर निखिल, अंत में ये सब कुछ बॉयल डाउन करता है कम्युनिकेशन के ऊपर, कि जब आप टीम में खेल रहे हैं तब भी वो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो हमेशा खुला रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है जो आपको पसंद नहीं, हो सकता है कि वो इंटेंशन ना हो हेड कोच का या फिर कप्तान का, तो अगर आप तो आप जाके बात कर सकते हैं। तो जब तक हम ये कम्युनिकेशन ओपन नहीं रखेंगे तब तक तो फिर इसी तरह की बातें सामने आएंगी। अगर आप कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखेंगे तब मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा परेशानी होनी चाहिए। और टीम की बात है, अगर आप खुद टीम के अंदर ही इसको सुलझा लें तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और वो तभी पॉसिबल है जब आप एक दूसरे से बात करते रहें हमेशा। बिल्कुल, और हम सब भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि अश्विन और विराट के बीच में कम से कम कोई विवाद देखने को ना मिले, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कि अश्विन मैच तो खेले लेकिन जब उनको गेंदबाजी करानी हो तो फिर कोई तीसरा बंदा इशारा करके उनको गेंदबाजी करने के लिए बुलाया, या राहुल द्रविड़ कहेंगे भैया अश्विन भी टीम में खेल रहे हैं, ऐसी नौबत ना है। बहुत बहुत शुक्रिया सभा भाई आपका और निखिल भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी जुड़िए खेल नीति के साथ हर सुबह 9:30 पर खेल नीति के यूट्यूब चैनल और IVM के फेसबुक पेज पर। इसके अलावा आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं @राजीव मिश्र मेरा ट्विटर हैंडल है। इसके अलावा खेल नीति का हर एपिसोड आप सुन सकते हैं IVM ऐप पर, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट या अन्य IVM पॉडकास्टिंग नेटवर्क पर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। I hope you enjoyed that show. If you aren't following us on social media, please do. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, and Instagram. We'd like to thank the sponsors on the network this week. Thank you so much to Cred, Ciet, and Global Victoria. Without you guys, this thing would not be possible. So, on the note, Maruk Inayat gives us an overview of the potential Twitter ban in India. On this round is on me. Gauri Devi Dayal was joined by actor-producer Purna Jagannathan to talk about her career in Bollywood, Hollywood, and theatre. She talks about the upcoming season of the show Never Have I Ever. On Cyrus Says, we had legendary musician Usha Uttup. She took us through her journey and shared her experiences as the unconventional musician. In the second installment of the Father's Day special on Akla Station Adulthood, Ayushi has a candid conversation with her father, Siddharth Amin. On the Global Victoria Tech Talks podcast, we showcase some compelling new tech stories coming out of Melbourne. Whether it's from the buzzing gaming industry or the robust edtech sector, Victoria is increasingly becoming a hub of emerging technology. And we talk to some thought leaders and industry legends about the same. Catch all the action from the World Test Championship on the Edges and Sledges podcast. For our Hindi listeners, we have Khel Niti, which goes live on YouTube every morning. And with that, I hope to see you again next week. A wise man once said, "Traveling, it makes you speechless, then turns you into a storyteller."
Well, listen to such travel stories and experiences exploring India on the Musafir Stories with us, Saif and Faiza. Catch us on the IVM website, app, or wherever you get your podcasts from.